हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। सो जैसे कि जेके एसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, आज लास्ट दिन था। पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर अच्छा था। कुछ क्वेश्चन जो थे वो अच्छे लेवल के डाले हुए थे और कुछ क्वेश्चन जो थे वो इजी भी थे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आया हुआ था कि व्हाट परसेंटेज इक्वल टू द फ्रैक्शन 7/8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या बोला गया था, इस 7/8 फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो ये सिंपल से है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, मतलब जब भी आपको फ्रैक्शन दी हो और उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आपको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब कभी भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं, 8 1 जा 8 12.5 जा, ठीक है, ये कट जाएगा। फिर 12.5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 87.5। तो जिनको ये याद रहती है ना फ्रैक्शन, उनके लिए तो जस्ट 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन था, बट इजी था। देखो हर एक एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस इजी भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के भी आते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन में से था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये भी परसेंटेज चैप्टर से था। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। हाँ, इसमें मैंने देखा कि इस पेपर में थोड़ी सी कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन ज़्यादा आया था, मतलब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। क्वेश्चन क्या है कि दो नंबर्स हैं, वो थर्ड नंबर के कंपैरिजन में 14% और 23% कम है। देखो टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 14% एंड 23% लेस देन ए थर्ड नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को पता क्या करना होता है कि आपको थर्ड नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। देखो उसने बोला हुआ है कि जो दो नंबर्स हैं वो थर्ड नंबर के कंपैरिजन में 14% और 23% कम है। तो हम हमेशा थर्ड नंबर को 100 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 100 मानने का रीजन ये होता है क्योंकि उसका 14% और 23% निकालना इजी होता है। इसीलिए मतलब जिसका भी परसेंटेज निकालना इजी हो आप वो नंबर एज्यूम कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने 100 किया, आप 10 भी कर सकते हैं, बट 10 का 14% निकालना फिर पॉइंट में आंसर आएगा, तो बेटर है 100 मान लो। अब देखो पहला वाला नंबर क्या होगा, उसने बोला था कि 14% कम है, मतलब 100 का 14% कितना होता है 14, मतलब 14% कम है, तो इसका मतलब आएगा एक ए वाला जो नंबर होगा वो 86 होगा। और बी वाले की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बी वाले की अगर मैं बात करूं तो वो है 23% कम। तो 100 का 23% 23 होता है, और 100 में से 23 अगर मैं कम कर दूं तो आएगा 77। तो ए वाला नंबर भी मुझे पता है, बी वाला नंबर भी पता चल गया और सी वाला नंबर भी पता चल गया। अब जो उसने पूछा है, क्या पूछा कि सेकंड नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर। कह रहा है कि सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर के कंपैरिजन में कितना है, कितने परसेंट है। तो देखो सेकंड नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर कौन सा है, ये वाला। सेकंड नंबर इज अप्रोक्सीमेटली, तो सेकंड नंबर लिख दिया ऊपर 77, ठीक है। अब किसके कंपैरिजन में बोला गया, फर्स्ट नंबर के कंपैरिजन में बोला गया व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो हमेशा फर्स्ट नंबर फिर नीचे लिख दो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ध्यान से पढ़ें। उसने बोला कि सेकंड नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के कंपैरिजन में कितना है। तो देखो फर्स्ट नंबर है कौन सा था, 86। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रैक्शन बन जाए तो आपको उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करके। देखो ये आपको जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो जैसे इसको आप कैलकुलेटिव करोगे, मतलब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो पॉइंट में आंसर आएगा। इसलिए उसने अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 90 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 90 आएगा, क्योंकि 89.5 समथिंग कुछ आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 90 के वो पास आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, if the numerator of a fraction is increased by 10% and its denominator is decreased by 20%, then the value of the fraction becomes 55/48, then what is the original fraction। देखो फ्रैक्शन पता क्या होती है, फ्रैक्शन जब कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखो मेरे पास कोई ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास पी बाई क्यू एक ओरिजिनल फ्रैक्शन थी। अब क्वेश्चन में बोला गया कि अगर मैं न्यूमिरेटर को, मतलब न्यूमिरेटर होता है जो ये जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसको न्यूमिरेटर कहा जाता है, और ये वाला नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर को अगर मैं 10% से इंक्रीज कर दूं, देखो किसी भी नंबर को अगर आप 10% से इंक्रीज कर देते हैं तो इट मींस कि वो 110% बन जाती है, 110% बन जाती है। तो देखो पहले फ्रैक्शन p बाई क्यू थी और न्यूमिरेटर था p और डिनोमिनेटर था q। जैसे मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि न्यूमिरेटर को अगर मैं 10% से इंक्रीज कर देता हूं, तो मैंने क्या कहा कि जब भी किसी नंबर में 10% का इंक्रीज होता है तो वो 110% बन जाती है बाद में।
मतलब वो 110% बन जाती है, तो मतलब P से वो 110% बन गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दूं 20% से, उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 10% का इंक्रीज हो रहा है और उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 20% का डिक्रीज हो रहा है। तो अगर 20% का डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस वो 80% बन जाएगी, तो 80% बन जाएगी किसके, Q की। फिर वो बोल रहा है कि जब मैं किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 10% से इंक्रीज कर रहा हूं और डिनोमिनेटर को 20% से डिक्रीज कर रहा हूं, तो वो फ्रैक्शन 55/48 बन रही है। मतलब ये किसके बराबर हो रहा है, 55/48। अब देखो यहां पे परसेंट है, यहां पे भी परसेंट है, मतलब परसेंट मैं काट सकता हूं, यस काट सकता हूं। अब देखो यहां पे मैं 0 भी काट सकता हूं, 0 भी काट सकता हूं, 11 को मैं 5 से काट सकता हूं और 8 को मैं 6 से काट सकता हूं। तो यहां पे देखो कि P/Q जो आया वो 5/6 आया, 5/6 आया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में आपको कहीं भी 5/6 नहीं दिख रहा है, बट अगर आप डी वाला ऑप्शन देखें तो 25/30 जो है, देखो 5 से कटेगा, 5 5 से 25 और 5 6 जा 30, तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा वो डी होगा। इसमें डायरेक्टली ऑप्शन नहीं दिया गया था, बट आप ये मान के ये इसका जो ऑप्शन होगा डी पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 25/30 को, तो वो 5/6 के ही इक्वल आएगा और हमारी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आई है वो 5/6 ही आई है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कार कवर्स 1/4 ऑफ ए डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर and half of the remaining distance at a speed of 60 km per hour and the remaining distance at a speed of 100 km per hour. If the total time taken to complete the journey is 10 hours, then what is the average speed of the car? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। कह रहा है कि मान लो कि यहाँ से वो चलता है और यहाँ तक उसको जाना है, यहाँ तक उसको जाना है। तो इस टोटल जर्नी का, इस टोटल मैं मान लेता हूँ कि ये टोटल जो जर्नी है ये x है, ये क्या है x, क्योंकि उसने टोटल जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो मैं इसको मान सकता हूं कि ये टोटल जर्नी जो है x है। कह रहा है कि इसका 1/4 टोटल जर्नी का 1/4 ऑफ टोटल जर्नी, दैट इज 1/4 ऑफ x, वो कितनी स्पीड से चलता है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ये पहले पार्ट में लिखा हुआ है। फिर उसने बोला हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब अब बाकी कितना बच गया, अब ये बच गया हुआ है 3/4 ऑफ x, ये इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो 3/4 ऑफ x है। फिर वो बोल रहा है कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो बच गया है इसका हाफ जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, मतलब इसका हाफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। कहने का मतलब 3/4 का, मैं इधर लिख देता हूं कि 3/4 जो था ये बचा हुआ था डिस्टेंस, इसका हाफ मतलब 3/8 जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साथ चलता है। और फिर जो बोला है एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और जो बच गया मतलब जो बाकी पार्ट बच गया आधा, दैट इज 3/8, ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चलता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 3/8 कहां से आया, तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जैसे ही 1/4 पार्ट उसने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कवर किया, आगे उसने बोला था कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब जो जितना भी पीछे बचा हुआ था 3/4, इसका हाफ कितना होता है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 3/8x, तो ये यहां से आया। 3/8x जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कवर करता है एंड जो बाकी बच गया आधा वो उसने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कवर किया। आगे उसने बोला कि टोटल टाइम जो इस जर्नी में लगता है वो 10 आवर्स है, टोटल टाइम जो इस जर्नी में लगता है वो 10 आवर्स है। तो आपको बताना कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। अब आपको एवरेज स्पीड, मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं और टोटल टाइम की बात करूं, मुझे टोटल टाइम तो 10 आवर्स दिया है बट मुझे यहां पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो यहां से मैं एवरेज स्पीड डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता जब तक मुझे डिस्टेंस नहीं पता होगा। बट मुझे एक चीज इन्होंने बता के रखी हुई है कि टोटल टाइम जो लगता है इस जर्नी में वो 10 आवर्स है। तो मान लेते हैं कि यहां से लेके, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ए से लेके बी तक का जो टाइम लगता है मान लेते हैं T1 लगता है, बी से लेके सी तक का जो लगता है वो T2 लगता है, और सी से लेके डी तक का जो लगता है वो T3 लगता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि T1 प्लस T2 प्लस T3 जो है वो 10 आवर्स है। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं?
मैं ये चीज लिख सकता हूं। अब आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम को मैं ऐसे लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं इस वाले केस में अगर देखूं ए से लेके बी तक, यहां पे मैं देखता हूं, इधर लिख देता हूं ए बी, बी सी एंड सी डी। तो यहां पे मैं देखूं कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया है, x/4, और स्पीड कितनी है 100। तो मैं इसको चीज को ऐसे लिखता हूं। अब इसकी बात करूं BC की, तो इसने डिस्टेंस कवर किया 3/8 ऑफ x, और किस स्पीड से, 60 की स्पीड से। नेक्स्ट वाला मैं लिखता हूं कि इसने जो डिस्टेंस है सेम 3/8 ऑफ x कवर किया है, और कितनी स्पीड के साथ, 100 स्पीड के साथ, और इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सॉरी, यहां पे 10 का 10 लिख दूंगा एज इट इज। आप कुछ भी नहीं करना है आपको, अब आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। x/400, 3x/480 एंड 3x/800। और आपको आप पता होगा कि जब डिनोमिनेटर में ऐसा आ जाए तो आपको एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम आएगा 2400। अब 2400 आएगा तो यहां पे जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 6x, इसको काटेंगे तो आएगा 5 और 5 को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, और 800 को जब 2400 को 800 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 9x इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 और 9 होता है 15, और 15 और 15 हो गया 30x। तो 30x यहां पे लिख देता हूं, 30x अपॉन 2400 इक्वल टू 10। तो यहां से मैं इसको काट सकता हूं, 0 को 0 से काट सकता हूं, और 380 से इसको काट सकता हूं। तो x जो आया वो आया 800। कहने का मतलब x क्या था, टोटल डिस्टेंस। तो x जो आ गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा आया 800, और टोटल टाइम उसने बोला हुआ था कि टोटल जर्नी में लगता है 10 आवर्स। तो 0 0 कैंसिल, तो इसका आंसर जो होगा वो 80 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था 80 किलोमीटर पर आवर था। कुछ बच्चों को मे भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं किया मैंने। x/4 को अपॉन 100 था, तो यहां से इसको मैंने सॉल्व किया है, तो x/400 आया है। सिमिलरली इसको भी सॉल्व किया तो 3x/480 आया, 3x/800 सॉल्व करके आया। बस फिर आपको एलसीएम लेना है, और जिस तरह से आप फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं उसी तरह से एडिशन करनी है। और ये सिंपल क्वेश्चन था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एचसीएफ ऑफ द लार्जेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मतलब दो नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना था। वो दो नंबर क्या थे कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर, मतलब एक डिजिट का सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन सा है। देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। और आपको बताना है कि लार्जेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर। अब आपको ऑड वालों को मैं सर्कल कर देता हूं, 3 5 7 और 9, ठीक है। अब उसने यही तो पूछा था कि लार्जेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर। अब देखो कि लार्जेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर कौन सा है, 9, ठीक है, ये पता चल गया। अब उसने पूछा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, ठीक है। अब उसने पूछा था कि 2 और 9 का एचसीएफ क्या होगा। अब आपको पता है एचसीएफ क्या होता है, मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 2। फैक्टर मतलब फैक्टर यानी कि वो नंबर जो 2 से छोटे हैं और 2 को परफेक्टली डिवाइड करते हैं, ऐसे नंबर को फैक्टर्स कहा जाता है। और 9 की अगर मैं बात करूं तो आएगा 1 3 और 9। अब देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने फैक्टर तो निकाल दिया। अब कॉमन कहने का मतलब ये हुआ कि जो इन दोनों में हो, जैसे 1 1 जो है ये दोनों में है। अब हाईएस्ट कौन सा है, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर ही एक है, वो भी 1। तो इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होना था ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सम जो है वो 3 इंसान में डिवाइड किया हुआ है एबीसी, और किस रेशो में किया है, 2:5:7 की रेशो में किया है। मतलब मान लो कि ये 3 बंदे हैं, A:B:C, और इनमें 2:5:7 की रेशो में मनी जो है वो डिवाइड की है। अब आगे उसने कंडीशन दिया कि इफ C गेट्स 400 मोर देन B। कह रहा है कि जो C है, C वाला इंसान जो है उसको 400 रुपया ज्यादा मिलता है B के कंपैरिजन में। तो बताओ B का शेयर कितना, मतलब B को कितना मिलता होगा। देखो यहां पे कंपैरिजन किसका चल रहा है, B और C का।
मतलब सी जो है वो 400 ज्यादा लेता है बी के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखूं, ठीक है, तो सही लिखा है कि सी जो है वो ज्यादा लेता है बी के कंपैरिजन में। तो देखो सी वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा है और बी वाली जो वैल्यू है वो कम है। रेशियो के हिसाब से आप देखो तो इन दोनों में जो डिफरेंस है पैसों का वो 2 है ना, 2 है। जहां मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेशियो के हिसाब से सी जो है वो बी से 2 रुपए ज्यादा लेता है, ऐसा कह सकता हूं। बट ऐसा रियल में नहीं है। रियल में क्या है कि वो 400 ज्यादा लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की वैल्यू जो है वो 400 हुई। अगर 2 की वैल्यू 400 हुई तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200। अब उसने पूछा क्या है, बी का शेयर कितना है, तो बी वाली कौन सी वैल्यू है, 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1000। तो बी का जो शेयर होगा वो 1000 होगा, तो इसका ऑप्शन आना था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क टॉपिक से थे। 2 क्वेश्चन आए थे टॉपिक टाइम एंड वर्क से। पहला क्वेश्चन था कि ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब ए जो है उसकी जो एफिशिएंसी है वो बी के कंपैरिजन में दुगनी है, 2 गुना है। आगे कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ये 24 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। A is twice as fast as B in doing a job that can be completed in 24 days if A and B work together। अब आपको पूछा है कि बताओ अगर A अकेले काम करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा। देखो यहां से पहली लाइन से तो हमें ये पता चल गया कि A is twice as fast as B। कहने का मतलब ये हुआ कि A और B की जो एफिशिएंसी है उसकी रेशो दी है 2:1। ऐसा कह सकते हैं कि A जो है वो दिन में 2 चेयर्स बनाता है, तो B जो है वो एक दिन में 1 ही चेयर्स बनाता है। अब देखो, अब आपको पूछा है कि ए अकेले अगर काम करेगा तो कितने दिन में काम करेगा। देखो ए की एफिशिएंसी तो मुझे पता है कि वो एक दिन में 2 चेयर्स बनाता है, बट मुझे ये नहीं पता है कि वो काम कितना हो रहा है बेसिकली। तो मुझे निकालना क्या है कि सबसे पहले कि काम हुआ कितना है। देखो आप आगे आपको एक बात बोली हुई है कि ए और बी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 24 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो अगर मैं इस कंडीशन को यूज करूं कि ए और बी जब दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, है ना, क्योंकि ए एक दिन में 2 करते हैं और बी एक दिन में 1 करता है। तो मतलब एक दिन में ए और बी 3 काम करते हैं और ये 24 दिन काम करते रहते हैं। तो अगर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा काम हमारा, ये आ गया टोटल वर्क। अब उसने पूछा क्या है कि ए कितने दिन में काम खत्म करेगा। अब आपको पता है टोटल वर्क तो ये है। अब ए की एफिशिएंसी है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 12 12 3 होता है 36, तो 36 डेज में ए अकेले काम खत्म कर सकता है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऐसा ही है कि एक पर्सन जो है वो 3/4 काम, मतलब 3/4 काम जो है वो 9 दिन में खत्म करता है, ठीक है। 3/4 काम जो है वो 9 दिन में खत्म करता है। ए पर्सन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। अब आपको पूछा कि देन हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वर्क, कि बाकी जो बचा हुआ काम है उसको करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो 3/4 काम तो हो चुका है, बचा कितना है 1/4। तो देखो आप क्या करो कि 3/4 काम को, इसको मैं वर्क मान लेता हूं, 3/4 काम को करने में अगर 9 दिन लगते हैं तो बताओ 1/4 काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो आप क्या करो कि 3/4 को 1/4 बनाने की कोशिश करो। 1/4 अगर बन गया तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो मैं यहां पे 1/4 कैसे बना सकता हूं कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पे बन जाएगा 1/4। अगर 1/4 बन गया और यहां पे आ जाएगा 3, इट मींस मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं 3/4 को 3 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 1/4 वर्क, और इसको भी अगर 3 से डिवाइड कर दूं आ जाएगा 3 डेज। और मुझे यही निकालना था कि बाकी जो बचा हुआ काम है दैट इज 1/4 काम, उसको करने में कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। रिपीट कर देता हूं कि एक पर्सन ने 3/4 काम 9 दिन में करता है, वो कोई भी काम 3/4 9 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि जो बचा हुआ काम है दैट इज 1/4 काम, वो कितने दिन में खत्म करेगा। तो मैंने क्या किया कि 3/4 को 1/4 बनाने की कोशिश की। कैसे की, इसको 3 से डिवाइड कर दिया। जब मैं 3/4 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 हो जाएगा कैंसिल, और अगर इसको 3 से डिवाइड किया तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इक्वल चेंज करना है। तो इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 3, मतलब जो बचा हुआ काम है दैट इज 1/4 काम, उसको कंप्लीट करने में 3 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एजिस पे था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मतलब दोनों पिछले जो 2 शिफ्टें हुई हैं, मतलब 2 दिन जो पेपर हुआ है जेकेएसएसबी का, उसमें बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि 6 years ago महिमा's मदर वॉज 3 times एज ओल्ड एज महिमा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये प्रेजेंट एज है,
ठीक है। और इससे 6 साल पहले की बात कर रहा है वो, कि 6 साल पहले जो है वो महिमा की जो मदर थी उनकी जो एज थी वो 3 टाइम्स थी महिमा के एज से। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो महिमा की मदर थी और जो महिमा थी उनकी एज की रेशो 3:1 थी 6 साल पहले। ये देखो रेशो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला हुआ है, बट अगर हम लाइन पढ़ें तो यही चीज़ लिखी हुई है कि महिमा की जो मदर है वो 3 टाइम्स है महिमा के। इट मीन्स यही हुआ कि महिमा की मदर और महिमा की एज की रेशो 3:1 है 6 साल पहले। अब उसने बोला कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। अब ये 5 साल बाद किसके कंपैरिजन में बोल रहा है? प्रेजेंट एज के कंपैरिजन में बोल रहा है। 5 साल बाद जो महिमा की मदर होगी वो ट्वाइस हो जाएगी महिमा के। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 साल के बाद महिमा की मदर और महिमा की एज की रेशियो 2:1 हो जाएगी। अब उसने पूछा हुआ कि महिमा की प्रेजेंट एज कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले तो आपने रेशियो बना ली। अब आपको एक चीज पता है कि जब कभी भी सपोज करो कि दो फ्रेंड्स हैं, एक की एज है 20 ईयर्स और एक की एज है 22 ईयर्स। अगर मैं बोलूं कि इनकी 5 ईयर्स के बाद एज कितनी होगी, तो जो 20 ईयर्स वाला लड़का है उसकी एज 25 हो जाएगी और जो 22 वाला है उसकी एज 27 हो जाएगी। एक चीज यहां पे हमने नोटिस ये की कि जब उनकी एज 20 और 22 थी तब उनकी एज का डिफरेंस जो था वो 2 ही था, और जब उनकी एज 5 साल बढ़ी तब तब भी उनकी एज का डिफरेंस जो था वो 2 ही रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो आप इधर देखो, यहाँ पे महिमा और मदर, जो महिमा की मदर जो है और महिमा जो है उनकी एज का जो डिफरेंस है रेशो के हिसाब से यहाँ पे है 2। बट इधर मैं अगर देखूं तो उनका जो डिफरेंस है वो है 1, मतलब बराबर नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि एज का जो डिफरेंस है वो बराबर करना होता है। तो बराबर कैसे करेंगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3:1 ही रहा, 3:1 ही रहा, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4/2। अब हमने देखा कि जो रेशो में जो इन दोनों की एज डिफरेंस था वो बराबर हो गया। 4 - 2 2 होता है और 3 - 1 2 होता है, मतलब एज का जो डिफरेंस है वो हमने बराबर कर दिया। अब आप चीज देखो कि 3 से एज जो है वो 4 हो गई है। कहने का मतलब 1 बड़ी है ना, एक बड़ी है। बट हमें पता है कि एक नहीं बड़ी है, बड़ी कितनी है? 6 और ये 5, 11 साल बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट एज है और प्रेजेंट एज से पहले कितना पीछे चला गया था वो 6 ईयर, और प्रेजेंट एज के बाद कितना आ गया वो 5 ईयर्स। मतलब एज रेशो के हिसाब से हमें लग रहा है कि 1 बड़ी हुई है, बट एक्चुअल में 1 नहीं बड़ी है। कितनी बड़ी है? 11 बड़ी है। अब इसको 11 कैसे बनाएंगे? 1 को 11 बनाने के लिए हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स महिमा की जो मदर थी उनकी 5 साल के बाद जो एज होगी वो 44 ईयर्स होगी और महिमा की एज 22 ईयर्स होगी। बट हमें पूछा गया कि महिमा की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है। तो देखो महिमा की जो मदर है उनकी जो एज है अभी 44 ईयर्स है, और 44 ईयर्स में अगर मैं 5 साल कम कर दूं तो महिमा की मदर की एज 39 ईयर्स हो जाएगी और महिमा की जो एज हो जाएगी वो 17 ईयर्स हो जाएगी। तो इसका जो आंसर था वो 39 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एलॉय है, और एलॉय आपको पता है मिक्सचर होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, कुछ भी आप मान सकते हो। तो एक एलॉय है जो कॉपर और जिंक का है, और कॉपर और जिंक की रेशियो एलॉय में कितनी है? 9:4। आपको बोला हुआ है कि अगर कॉपर जो है एलॉय में वो 24 kg है तो बताओ जिंक कितना प्रेजेंट होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉपर की और जिंक की, कॉपर और जिंक की रेशियो है 9:4, और आगे उसने बोला कि कॉपर प्रेजेंट कितना है असली में 24 kg। रेशियो के हिसाब से हमें लग रहा है कि 9 है, बट 9 नहीं है, कितना है? 24। तो 9 की वैल्यू 24 है और 1 की वैल्यू होगी 24/9, और हमें पूछा कितना है? जिंक की वैल्यू पूछी है, मतलब जिंक कितना प्रेजेंट है इस एलॉय में। तो जिंक के सामने वाली वैल्यू है 4, तो मतलब आपको 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 की वैल्यू आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96। 96 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो देखो 9 10 90 होता है, तो 9 10 90 हो गया। इट मीन्स 10.33 या 10.67 होगा, तो आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो 96 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 10 हो गया 90, फिर आप 9 6 होता है 54 अगेन, फिर 0 9 6 होता है 54,
तो आप देखो कि 10.66 मतलब 10.67, तो